नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार की तरफ से आज जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, वो सर्वदलीय बैठक संपन्न हो चुकी है और इस बैठक के बाद रक्षा मंत्री, जिनकी अध्यक्षता में ये सर्वदलीय बैठक हुई है, उनका बड़ा बयान सामने है। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। सर्वदलीय बैठक से निकलकर किरण रिजिजू की तरफ से भी बयान दिया गया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, जिन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है। सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री की तरफ से भी ये जानकारी सभी दलों के साथ साझा की गई। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन अभी जारी है, मतलब सरकार ने अपनी मंशा सभी राजनीतिक दलों के साथ साझा कर दी है कि सरकार इस बार पाकिस्तान का मुकम्मल इलाज करने की तैयारी में, मुकम्मल इलाज करने के मूड में, और इसी के चलते ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी। तो ऑपरेशन सिंदूर का कार्रवाई, क्योंकि ये ऑनगोइंग ऑपरेशन है, इसलिए अलग से ऑफिशियल ब्रीफिंग नहीं है। ये रक्षा मंत्री जी की ओर से, सरकार की ओर से पूरा पॉलिटिकल लीडर्स को ब्रीफिंग हुआ है और मैं सारे पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पूरे जितने अपेक्षित थे सब नेता आए और जैसे हमने सोचा है वैसे ही सबने सहयोग दिया। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पूरा हो गया है, तो सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि ये अभी एक ऑनगोइंग ऑपरेशन है, मतलब पाकिस्तान के खिलाफ ये ऑपरेशन जारी। ये बड़ी खबर है। सर्वदलीय बैठक से निकलकर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से भी इस बारे में जानकारी दी गई है कि अभी ऑनगोइंग ऑपरेशन है, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। और ऑपरेशन सिंदूर मतलब जो पहलगाम के पीड़ित हैं, जो आतंकवाद के पीड़ित हैं, उनके लिए ये इंसाफ दिलाने का मिशन है, जिस पर लगातार सेना की तरफ से आगे बढ़ा जा रहा है। ये ऑपरेशन अभी भी जारी है। इसके तहत 6 और 7 मई की रात में भारतीय सेना ने अपना शौर्य दिखाते हुए पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकवादी ठिकाने, जिनको पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। जरा अंकित से ही जानते हैं। अंकित, सर्वदलीय बैठक जिसके बाद सरकार की तरफ से ये जानकारी साझा की गई कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, ये बहुत बड़ी खबर है। अंकित, बिल्कुल रोमाना, करीबन 1.5 घंटे की जो बैठक चली है, उस दौरान तमाम विपक्षी सांसदों ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के कुछ जब जानकारी सरकार से कहा कि हमको ये जानकारी भी मिलनी चाहिए, जिस दौरान जो सूत्रों से जानकारी मिली है, बाद में हालांकि किरण रिजिजू ने बाहर आकर भी ये बोला है, लेकिन ये जानकारी मिली है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इट्स एन ऑनगोइंग ऑपरेशन, यानी कि ये ऑपरेशन अभी जारी है। लिहाजा इससे जुड़ी हुई जो संवेदनशील जानकारी है वो अभी हम आप लोगों के सामने नहीं रख सकते। ये बात कही गई सर्वदलीय बैठक के दौरान। और उसके बाद जब किरण रिजिजू जो मंत्री हैं, जब वो बाहर आए हैं, तो उन्होंने भी उसी बात को दोहराते हुए कहा कि अभी ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें कई जो है संवेदनशील जानकारियां हैं, लिहाजा अभी हम वो सारी जानकारियां सबके साथ साझा नहीं कर सकते। और जब हमने विपक्षी नेताओं से बात की है, तो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि सरकार ने जब ये बात कही है, तो हमारे जहन में कुछ जो सवाल थे, तो हमने अभी उनको छोड़ दिया है फिलहाल के लिए, क्योंकि ये एक संवेदनशील मुद्दा है और हम इस मुद्दे पर देश के साथ में हैं, भारतीय सेना के साथ में है, भारत की सरकार के साथ में है। लेकिन बड़ी खबर यही है कि खुद बैठक के दौरान जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा इट्स एन ऑनगोइंग ऑपरेशन। और यही सबसे बड़ी खबर है। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। सभी राजनीतिक दलों को सरकार की तरफ से ऑन बोर्ड लेने के लिए, उनको इस ऑपरेशन के बारे में विस्तार से बताने के लिए यह सर्वदलीय बैठक जो सरकार की तरफ से बुलाई गई। और इसमें बड़ी खबर यह निकल कर आई है कि सरकार की तरफ से सभी साथी राजनीतिक दलों के नेताओं को यह जानकारी दी गई है कि यह अभी ऑपरेशन जारी है। अंग्रेजी में रक्षा मंत्री की तरफ से सर्वदलीय बैठक में यह कहा गया, जिसका जिक्र अंकित गुप्ता भी कर रहे हैं, कि इट्स एन ऑनगोइंग ऑपरेशन, मतलब ऑपरेशन सिंदूर जारी है। और ऑपरेशन सिंदूर के जारी होने का मतलब क्या है, समझने के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी। इस वक्त नीरज राजपूत भी न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। जरा नीरज से ही जानते हैं। नीरज, ऑपरेशन जारी, इसके मतलब क्या है, सीधे सपाट शब्दों में?
बिल्कुल रोमाना बिल्कुल ठीक कहा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कि ये ऑपरेशन जो है ऑनगोइंग, ये एक दिन वाला या 25 मिनट वाला ऑपरेशन नहीं है कि ये खत्म हो चुका है। क्योंकि पहली बात तो ये है कि जो हमने कल बताया था और जो भारत की जो विदेश मंत्रालय और भारत की सेनाओं की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें बताया था कि 9 टारगेट किए गए, लेकिन लिस्ट कितनी दी थी रोमाना? 21 टेरर कैंप्स की लिस्ट दी गई थी, जिसमें से 12 अभी भी बचे हुए हैं। और अगर भारत को लगता है कि वहां पर टेररिस्ट हैं, वो टेररिस्ट जो भारत के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते हैं, कोई भारत में आतंकवाद फैलाने की कोशिश कर सकते हैं, तो उनके खिलाफ भी टारगेट, उनको भी लक्ष्य बनाकर तबाह किया जाएगा। एक तो पहली बात तो ये, इसलिए ये ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। दूसरा कारण ये है कि अगर भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया, अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई मिस एडवेंचर होता है तो इस बार जो दोबारा जो जवाबी कार्रवाई होगी वो पाकिस्तान के खिलाफ ये मानकर चलिए कि आप दोगुनी होगी, यानी कि तबाही जो होगी दोगुनी होगी पाकिस्तान के खिलाफ। इसलिए ये ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी रहेगा। भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स जो अभी कॉम्बैट पेट्रोलिंग कर रहे हैं, वो अभी हैंगर्स में नहीं गए हैं, अपने एयरबेस में नहीं गए हैं। दूसरी बात, भारतीय सैनिक जो हैं, जो एलओसी पर तैनात हैं, वो बिल्कुल फॉरवर्ड लोकेशंस पर हैं, वो अपने बैरक्स में नहीं गए हैं। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी रहेगा, ये बात साफ हो चुकी है रोमाना। बहुत धन्यवाद आपका नीरज राजपूत, अंकित गुप्ता इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर यहां पर ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जिसका जिक्र हमारे सहयोगी कर रहे हैं। सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। ऑपरेशन सिंदूर आतंक के पीड़ितों को इंसाफ दिलाने का ये मिशन है और सरकार ने इस बार ठाना है पाकिस्तान में आतंकवाद का मुकम्मल इलाज करना है, इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर जारी। पहलगाम हमले के 15 दिन बाद भारत ने पीओके और पाकिस्तान पर आधी रात हमला बोला, जिसमें लश्कर और जैश जैसे संगठन की जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। तीनों अंगों के ज्वाइंट ऑपरेशन में भारत ने आतंक के 9 अड्डों को तबाह किया, जहां से पाकिस्तान भारत में दहशतगर्दी की साजिशें रच रहा था। और अब आतंकवादियों की मौत के बाद पाकिस्तानी आर्मी की बौखलाहट सामने आ रही है इन तस्वीरों के जरिए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सरहद पार से आम नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। एलओसी से लगे इलाकों में बीती रात पाकिस्तानी सेना ने फायरिंग और तेज कर दी है। भारतीय सेना की तरफ से लगातार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। हालात को देखते हुए इंटरनेशनल बॉर्डर पर एलओसी पर अलर्ट जारी है। पाकिस्तान की तरफ से हुई फायरिंग में सीमावर्ती इलाकों में बने घरों को काफी नुकसान हुआ। आम नागरिकों की मौत भी हुई है, कई लोग घायल भी हुए हैं। भारतीय सेना की तरफ से खास चौकसी बरती जा रही है। जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा और लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस वक्त अलर्ट है। एलओसी से सटे हुए संवेदनशील इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जा रहा है। जम्मू, सांबा, कठुआ, राजौरी, पुंछ, ये वो तमाम इलाके हैं जहां निजी सरकारी स्कूल, कॉलेज सब बंद कर दिए गए हैं अगले आदेश तक। तो पुंछ में जबरदस्त फायरिंग की जा रही है, राजौरी में जबरदस्त फायरिंग हो रही है। सीमा पार सीजफायर का उल्लंघन जो पाकिस्तान की तरफ से
हर दिन किया जा रहा है। 22 अप्रैल के बाद से हर दिन पाकिस्तान की तरफ से ये नापाक हरकत अंजाम दी जा रही है। लेकिन अब जिस तरीके से 6 और 7 मई की रात भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकवाद की कमर तोड़ी है, उसके बाद तो पाकिस्तान की जो बौखलाहट है वो बेहद बढ़ गई है। और इसी का नतीजा इन तस्वीरों के जरिए आप देख और समझ सकते हैं कि पाकिस्तान ने फायरिंग और तेज कर दी है। भारी फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, जिसकी चपेट में आकर ये सीमावर्ती इलाके और यहां नुकसान पहुंच रहा है। इस बीच आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। सर्वदलीय बैठक आप जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अभी हुई है। अध्यक्षता में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, जिसमें उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। ऑपरेशन सिंदूर में 100 आतंकवादी मारे गए हैं, ये जानकारी साझा की गई है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से इस सर्वदलीय बैठक में। तो एक नंबर है, एक आंकड़ा है जो रक्षा मंत्री की तरफ से सर्वदलीय बैठक में अन्य देश के वरिष्ठ नेताओं के साथ साझा किया गया है। और साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से यह भी जानकारी साझा की गई है, साथ ही राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ, कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। तो ऑपरेशन सिंदूर में 100 आतंकवादी मारे गए। सूत्रों के हवाले से यह खबर भी सामने आ रही है और ये एक ऑनगोइंग ऑपरेशन है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि 6 और 7 मई की रात जो हुआ वो एक झांकी, अभी पूरी पिक्चर बाकी। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारी सहयोगी मेघा प्रसाद इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं मेघा से, सूत्र क्या बता रहे हैं। मेघा, सर्वदलीय बैठक में और क्या क्या अहम जानकारियां रक्षा मंत्री की तरफ से साझा की गई हैं? जी रोमाना, ये दो बहुत बड़ी बातें जो आज बताई गई हैं वहाँ पर। पहली बात ये थी रोमाना कि राजनाथ जी, और आप देख रहे हैं जिस तरीके से ब्रीफ किया गया है, अमित शाह जी, राजनाथ जी, नड्डा जी, ये सारे सरकार के तरफ से ऑल पार्टी मीटिंग में बैठे हुए थे। कुछ जानकारियां उन्होंने साझा करी है। उन जानकारियों के हिसाब से पहली बड़ी बात जो बताई गई है वो ये है कि ये ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी बात जो अभी हमारे मतलब की है वो ये है रोमाना, कि अंदर बताया गया है, और मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि अमित शाह जी ने बताया, राजनाथ जी ने बताया, लेकिन अंदर सरकार के द्वारा इस मीटिंग में यह बताया गया है कि कम से कम 100 टेररिस्ट मारे जा चुके हैं इंडिया के एक्शन में। तो इंडिया ने जो एयर स्ट्राइक्स, जो भारत ने एयर स्ट्राइक माउंट किया 9 अलग लोकेशंस पे परसों की रात में पाकिस्तान के अंदर, और पीओके जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है उस दोनों एरियाज में, ये सारे 9 लोकेशन मिलाकर अभी जो भारत सरकार के पास जानकारी है उसके हिसाब से 100 टेररिस्ट कम से कम मारे गए हैं। शायद वो आंकड़े उससे ज्यादा भी हो रोमाना। अब ये सरकार की जानकारी है जो उन्होंने मीडिया के साथ शेयर नहीं करी है, लेकिन ऑल पार्टी मीटिंग में ये बताया गया है, क्योंकि ऑल पार्टी मीटिंग में रिस्पॉन्सिबली सरकार अपना पक्ष रखती है। जो ऐसी बातें होती हैं जो वो पब्लिक डोमेन में नहीं डाल सकते हैं, वहां लीडर से शेयर किया जाता है, क्योंकि जिम्मेदारी है सरकार की कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को भी लूप में रखा जाए और जो बिल्कुल सही जानकारी है वहां तक उन तक पहुंचाई जाए। तो ये आज मीटिंग में हुआ है। जो हम लोग को पता चल रहा है कि मीटिंग में सरकार के तरफ से 3 बड़े मंत्री वहां बैठे हुए हैं। आप देख रहे हैं अमित शाह जी, राजनाथ जी, नड्डा जी हैं, ये सब बैठे हुए हैं। और ये सारी पार्टियों को बताया गया कि पहली बात कि ये मामला खत्म नहीं हुआ है। सरकार को लग रहा है कि थोड़ा लंबा चलने वाला मामला है ये। तो ये तो ब्रीफिंग में भी, कल जब ब्रीफिंग हुई थी बॉर्डर स्टेट्स की जो अमित शाह जी ने करी थी, जिसमें चीफ सेक्रेटरीज और डीजीपीज बैठे थे सारे बॉर्डर स्टेट्स वाले, उनसे भी ये कहा गया कि थोड़ी सी लंबे समय के लिए तैयारी करके बैठिए। लेकिन आज इस सर्वदलीय मीटिंग में यह बताया गया है कि 100 टेररिस्ट, लगभग 100 टेररिस्ट मारे जा चुके। ये बहुत बड़ी बात है रोमाना, क्योंकि पाकिस्तान इस बात को कभी भी नहीं मानेगा। अधिकृत तरीके से, औपचारिक तरीके से, ऑफिशियल तरीके से कभी भी पाकिस्तान इस बात को नहीं मानेगा कि कितने लोग, कितने टेररिस्ट मारे गए हैं। वो बार बार आपको उस कहानी तक ले जाएगा कि हमारे सिविलियंस टारगेट हुए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन हमें पता है, और अब तो इंटरनेशनल मीडिया भी कह रही है कि सिर्फ चुन चुन के टेरर के ठिकाने जो है, आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया गया था। और उन निशानों पर या उन टारगेट्स पर या उन लोकेशंस पर कम से कम 100 टेररिस्ट मारे गए हैं। बहुत बड़ी खबर है ये रोमाना। 100 टेररिस्ट हैव बीन न्यूट्रलाइज्ड। इंडिया ने 100 टेररिस्ट को जान से मार दिया है इन टेरर स्ट्राइक्स में। और ये लोग कौन थे रोमाना? ये लोग वही थे जिनके तार पहलगाम के आतंकी हमले से जुड़े हुए थे। तो ये जानकारी भारत सरकार ने सर्वदलीय बैठक में दी है, जो अब हम यहां एबीपी न्यूज पर ब्रेक कर रहे हैं रोमाना।
ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में 100 आतंकवादी मारे गए हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। ये वो जानकारी है और अहम जानकारी है और बड़ा नंबर है जो भारत सरकार की तरफ से सर्वदलीय बैठक में साझा किया गया है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह कि सरकार की तरफ से साफ किया गया कि इट्स एन ऑनगोइंग ऑपरेशन, मतलब अभी ये ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अब ऐसे में इसके दो पहलू हो सकते हैं। एक तो ये कि जब तक किसी भी तरीके की हिमाकत की आशंका बनी हुई है पाकिस्तान की तरफ से, तब तक के लिए भारत अलर्ट पर, और ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर वो कंटिन्यू होगा। और इसका दूसरा पहलू मेघा, मुझे लगता है जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में आपको दर्शकों को बताना चाहिए, वो पहलू ये सामने निकल कर आता है कि कोई भी ऑपरेशन तब तक मुकम्मल नहीं माना जाता जब तक कि वो टारगेट, वो मिशन जिसको लेकर उस ऑपरेशन की नींव या बुनियाद रखी जाती है, वो हासिल ना हो जाए, वो हम लक्ष्य अचीव ना कर लें। और ऐसे में यहां पर देश के दुश्मन, वो आतंक के सरगना, जिसमें मसूद अजहर से लेकर हाफिज सईद तक देश का बच्चा बच्चा जानता है कि यही हिंदुस्तान के असली दुश्मन है, यही आतंक के वो आका हैं। और ऐसे में माना जाए कि ऑपरेशन सिंदूर 6 और 7 मई की रात जो हुआ, ये 100 आतंकवादियों के मारे जाने का आंकड़ा जो सूत्रों के हवाले से खबर है सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक में दिया, ये तो महज झांकी, अभी पूरी पिक्चर बाकी। और इसीलिए पाकिस्तान में डर और खौफ ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा, होकर रहेगा। यही तो डर पाकिस्तान को सता रहा है मेघा। रुमाना, जैसे आपने कहा, शुरुआत है, ये सिर्फ और सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि ये बहुत सही बात आपने कही है कि जो हमारे रियल टारगेट्स हैं, जो हमारे एक्चुअल टारगेट्स हैं, मसूद अजहर, हाफिज सईद, ये दोनों अभी भी जिंदा है। और भारत तब तक चैन नहीं मानेगा जब तक इन दोनों को न्यूट्रलाइज नहीं किया जाए, जब तक इन दोनों को ठिकाने नहीं लगाया जाए। तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि यहाँ जब सरकार कह रही है कि इट्स एन ऑनगोइंग ऑपरेशन, देन इट इज एन ऑनगोइंग ऑपरेशन। और ये अब कितना समय लगेगा इस ऑपरेशन को खत्म होने में, ये नहीं पता है रुमाना। लेकिन जो मेन टारगेट्स हैं, उन टारगेट्स तक भारत पहुंचेगा, समय जितना भी लगे। इस बात की क्लैरिटी सरकार में पूरी है। और आप समझिए, जैसे परसों के दिन जब रात में ये एक्शन हुआ, ये स्ट्राइक हुई, और मसूद अजहर ने फिर बाहर आके ये कहा कि मुझे भी मार दिया जाता, मेरे परिवार के 14 लोगों को मार दिया गया तो मुझे भी मार दिया जाता। भाई, मसूद अजहर ने जिस तरीके से और जितने टेरर स्ट्राइक्स इंडिया में माउंट किए हैं, एक बार तो उन्हें अब ये समझ आया कि अपनों को खोने का दर्द क्या होता है रुमाना। और ये दर्द भारत उन्हें तब तक दिलाएगा। इन दोनों, ये तो सिर्फ दो की बात हम कर रहे हैं, ऐसे कई आका हैं, टेरर हैंडलर्स हैं, जिन्होंने भारत पर कहर ढाया है पिछले 20 सालों में रुमाना। और इस बार भारत रुकेगा नहीं जब तक उनके ओरिजिनल टारगेट्स तक नहीं पहुंच जाए। हम दो की बात कर रहे हैं, मसूद अजहर की बात कर रहे हैं, हाफिज सईद की बात कर रहे हैं, और ये दोनों भी न्यूट्रलाइज किए जाएंगे। तो जब भारत सरकार ये कहती है, जब भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री अमित शाह ये कहते हैं कि लंबी लड़ाई के लिए तैयारी करिए और ये ऑनगोइंग ऑपरेशन है, ये खत्म नहीं हुआ है रुमाना, तो हमें समझ के चलना चाहिए कि समय जितना भी लगे, भारत अपने दुश्मनों का खात्मा सफाया किए बगैर चैन से नहीं बैठेगा। दिस माइट टेक सम टाइम, दिस मे बी अ लॉन्ग ऑपरेशन, बट ये तब तक चलता रहेगा जब तक हम उन लोगों को नहीं निकाल देते जो इन हमलों के पीछे थे। बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए मेघा। तो देखिए किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर, जिसपे अब तक 100 आतंकवादी मारे जा चुके हैं, अभी ऑपरेशन जारी है। सरकार की तरफ से सर्वदलीय बैठक में ये जानकारी साझा कर दी गई है। तो एक तरफ तो ऑपरेशन सिंदूर जारी है, वहीं भारत के एक्शन से बौखलाया पाकिस्तान सरहद पर सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से पुंछ पे जबरदस्त फायरिंग, पाकिस्तान की तरफ से जो गोला बारूद दागे जा रहे हैं, उसमें पुंछ के गुरुद्वारे को भी नुकसान पहुंचा है। अब वहां हालात क्या हैं, हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। धार्मिक स्थलों को नहीं बख्शा। मैं पुंछ के गुरुद्वारा साहिब में मौजूद हूं, जहां पर एक शेल के लगने से गुरुद्वारा साहिब की बिल्डिंग को पीछे नुकसान हुआ है। और आप उस नुकसान का इन तस्वीरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शेल बिल्कुल जहां पे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश किया हुआ था, उसके बिल्कुल पीछे की जो दीवार है, उसकी एक खिड़की में आकर शेल टकराया है। और गनीमत रही कि यहाँ पर किसी को भी जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन गुरुद्वारा साहिब की जो दीवारें डैमेज हुई हैं, जो बिल्डिंग डैमेज हुई है,
उससे पाकिस्तान की इन नापाक हरकतों का पता चलता है कि उसके लिए ना किसी इंसान की कोई वैल्यू है और ना ही किसी धार्मिक स्थल की। एक तरफ इमरान खान की हुकूमत इस बात को भुनाती है कि उन्होंने सिखों के लिए करतारपुर साहिब कॉरिडोर के दरवाजे खोले, जहां से सिख संगत दुनिया भर से आकर करतारपुर साहिब कॉरिडोर के दर्शन कर सकती है, तो दूसरी तरफ गुरुद्वारा साहिब के सिंह साहिब बताएंगे हमें कि ये किस तरह से शेल लगने के बाद डैमेज हुआ और ये कब की घटना है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कल सुबह लगभग 7:30 बजे जब 7 बजे गुरुद्वारा साहब से हमने समाप्ति की तो संगत यहाँ से अपने अपने घरों में जा चुकी थी। उसके बाद लगभग 7:30 बजे पाकिस्तान की तरफ से एक जो मोटर आके यहाँ पर गिरता है, जिससे उस वक्त गुरुद्वारा के अंदर में कोई नहीं था। तो यहाँ के जो एक हजूरी रागी थे हमारे भाई साहब, भाई अमरीक सिंह जी, मेरे साथ वो कीर्तन करते थे, तो मैं उन्हीं के साथ था। तो यहाँ से समाप्ति करने के बाद जब हम अपने घर में पहुँचे तो वो अपने बेसमेंट में अपने बच्चों को रख के, मैं आपको बताऊँगा वो जगह, तो जब वो ऊपर की तरफ आ रहे थे तो एक मोटर वहाँ पर पड़ता है आके, जिससे उनकी डेथ हो जाती है। और मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान ने गुरुद्वारे साहब को हिट किया, मस्जिद को हिट किया और मंदिर को भी हिट किया। एक मस्जिद के जो टीचर थे जो बच्चों को पढ़ाते थे, उनकी भी डेथ हुई है। हमारे साथ में पड़ोस में ये गीता भवन है, जिसे साथ दिखाई दे रहा है, तो ये जो बिल्डिंग है वहाँ पर भी एक जो है मोटर आकर पड़ता है। तो किलिंग तो वहाँ पर नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तान ने जो हमारे बेदोश लोग थे, सिविलियन थे, उन पे अटैक किया है। जो हमारे बुज़ुर्ग हैं बताते हैं कि 1947 के बाद यहाँ पर 1965 का जंग हुआ, 1971 का हुआ, इतनी शेलिंग सिविलियन पे जो नहीं हुई है। ये जो नापाक हरकत उन्होंने की है, हम उसकी पुरजोर तौर पे निंदा करते हैं। आपके हिसाब से जो भारत की तरफ से कार्रवाई की गई वो टेररिस्ट कैंप्स पर की गई, और जो पाकिस्तान की सेना ने जो कार्रवाई की है वो धार्मिक स्थलों और सिविलियंस पे की गई। देखो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी बता रहे हैं, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं और जो आर्मी चीफ हैं, एयर मार्शल हैं, कि जो भी अटैक हुआ है जो टेररिस्ट कैंप थे उनको लेके हुआ है। ना ही पाकिस्तान की सिविलियन पे हुआ है, ना ही आर्मी पे हुआ है। लेकिन जो पाकिस्तान ने शेलिंग की है वो पुंछ की सिटी को हिट किया है और सिविलियन की जो है किलिंग हुई है। लगभग 12 के करीब यहाँ पर हमारे सिविलियन लोग, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, वो मारे गए हैं। सरदार साहब, ये जो मोटार का शेल है ये नीचे गया है, एक बार ये देख ले। सड़क है, ये नीचे सड़क है, ये गैलरी पे पड़ा है। आप ये देख सकते हैं कि जो गुरुद्वारा साहिब की ये विंडो है बिल्कुल पीछे उस बिल्डिंग की, और ये मोटार शेल बिल्कुल इसके बिल्कुल पीछे जो एक कैंटिलीवर आगे बढ़ा हुआ है उसमें पड़ा है, और नीचे तक का इसका जो है वो सुराग हो गया है, और नीचे से जो गली गुजरती है वहां तक मलबे के निशान दिखाई पड़ रहे हैं। यानी इसको ये घनी आबादी वाला इलाका है। और ये पीछे बताया ये जा रहा है कि ये जो गीता भवन है इसके पास भी ये पीछे जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इस बिल्डिंग को भी डैमेज किया गया है। ना मंदिर छोड़े, ना मस्जिद छोड़े, ना गुरुद्वारे छोड़े। और ये देखिए, मोटार इतना पावरफुल था कि आसपास की बिल्डिंग्स में भी उसके जो स्प्लिंटर्स लगे हुए हैं उनके निशान साफ देखे जा सकते हैं। इन रिहायशी इलाकों में ये इधर भी मलबा पड़ा हुआ है। ये विंडो टूटकर जो है वो पिछली साइड गिरी है गुरुद्वारा साहिब की। ये इधर एसी पीछे डैमेज हुआ है, स्प्लिंटर लगे हुए हैं। देखिए कितना घातक है ये, कि जिस तरह से इन्होंने लोहे की इन चादरों को काट दिया है स्प्लिंटर्स ने। सामने ये देखिए कुछ कपड़े सूख रहे थे, ये सारे किस तरह से तितर बितर हो गए। आसपास की खिड़कियां, घरों के मकान की दीवारें हुई, या फिर जो आसपास के घरों की विंडोज़ हैं वो सब जो है वो टूट गई हैं, चटक गई हैं, फट गए हैं कपड़े, और जो लोहे की चीज़ें फिक्स की हुई थी सेफ्टी के लिए वो सब उखड़ गई हैं। तो ये एक मोटार शेल से, इससे और आसपास के इलाके में किसी को नुकसान तो नहीं हुआ, किसी को चोट तो नहीं? देखो, ये घनी आबादी का इलाका है, ये हमारे मुसलमान भाई हैं। ये जो पीछे घर है, ये वाला घर, ये हमारे मुसलमान भाई हैं। ये यहाँ पर हमारे सरदार भाई हैं, साथ में हिंदू भाई हैं। तो चलो, हमारे एक गुरु घर के जो हजूरी रागी थे उनकी डेथ हुई है इस मोटर से, वो उनके घर में जाके हुई है।
तो गुरुद्वारे में जो नुकसान हुआ है, बिल्डिंग को नुकसान हुआ है, लेकिन यहाँ पर जाने वाली कोई नुकसान इतना नहीं हुआ है। गुरुद्वारा गुरु ग्रंथ साहब जी की अपार कृपा से यहाँ पर जो संगत थी 10 मिनट पहले यहाँ पर समाप्ति करके अपने घरों में जा चुकी थी। तो नुकसान ज़्यादा हो सकता था, बहुत नुकसान हो सकता था। लगभग 100 के करीब यहाँ पर संगत होती है सुबह, तो वाहिगुरु ने हाथ रख के उन गुरुद्वारे पाकिस्तानी सेना ने शेलिंग में सबको निशाना बनाया। मैं इस वक्त पुंछ के गीता भवन में मौजूद हूं और गीता भवन के हॉल की छत पर देखिए आप, एक शेल लगने की वजह से कितना बड़ा सुराख वहां पर हो गया है। और अगर ये मजबूत कंक्रीट का ना होता और नीचे कोई होता तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी जान गंवा बैठता। तकरीबन 5x5 के इस दायरे में जो है वो उस शेल ने जो पूरे लेंटर को एक तरह से ध्वस्त कर दिया है और इम्पैक्ट इतना जबरदस्त था कि आसपास जो है स्प्लिंटर बिल्डिंग्स में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। जितनी पानी की टंकियां थी उनको लगे, वो पानी की टंकियां जिस तरह से फट जाती हैं या पिघल जाती हैं, लीक हो जाती हैं, वो हुआ। लेकिन गीता भवन के जो यहाँ इंचार्ज हैं खेतरपाल जी हैं, वो बताएंगे कि किस तरह से, ये देखिए ये जानलेवा स्प्लिंटर हैं, ये उसी का एक स्प्लिंटर है, एक लोहे का ऐसा टुकड़ा है जो किसी भी चीज से टकराता है तो मुझे ये लगता है कि इंसान का बचना तो बहुत ही मुश्किल है, ये गोली से भी खतरनाक चीज है। और आसपास की दीवारों पर ये जितने भी सुराख आप देख पा रहे हैं ये इसी तरह के स्प्लिंटर लगने की वजह से हुए हैं। ये चारों तरफ जो वादियां हैं, ये चोटियां हैं, इन पर एक बार गौर कीजिए। इन चोटियों की तरफ से कहां से शेलिंग हुई, कहां से नहीं हुई, ये पूरे पुंछ को पता ही नहीं लगा। लेकिन एक के बाद एक 50 गोले यहां पर, किसी की छत पर, किसी के घर के बरामदे में, किसी की गाड़ी पर गिरे आकर, और वो ना सिर्फ जानलेवा साबित हुए बल्कि इतना भय हो गया कि ये पूरी घाटी, इस वक्त पुंछ का इलाका ऐसे लगता है कि इसमें सन्नाटा पसरा हुआ है। यहां चहल पहल होती थी, बड़ी घनी आबादी है इस पूरे इलाके में, लेकिन अब सिर्फ यहां पर परिंदे नजर आ रहे हैं, सन्नाटा नजर आ रहा है, बिल्डिंग्स के ऊपर लगे झंडे नजर आ रहे हैं, खामोशी इन घाटियों में भी है, इन चोटियों पर भी है। लेकिन इससे पहले जिस तरह की शेलिंग इन लोगों ने देखी है यहां, शायद उसी के कारण, उसी गूंज के कारण, उन्हीं धमाकों के कारण पुंछ सुनसान सा नजर आ रहा है। मातम भी है, डर भी है और एक गुस्सा भी है पाकिस्तान के प्रति। मेरे साथ खेतरपाल जी हैं। कैसे हुआ ये, और आप लोग उस वक्त कहां थे जब ये शेल आकर गीता भवन की छत पर गिरा? भाई साहब, ऐसा है कि कल जो ही सुबह रोशनी हुई तो लगातार जो है पाकिस्तान की तरफ से गोले जो है वो गिराए जा रहे थे। हम सभी अपने अपने घरों में छुपे हुए थे। एडमिनिस्ट्रेशन की हिदायत थी कि भाई आप अपने घरों में रहिए। लेकिन ये श्री गीता भवन का जो है ये पुंछ नगर का केंद्र है। आप विश्वास कर सकते हैं कि अगर पुंछ नगर के केंद्र में, जहां इतनी घनी आबादी है, यहां इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, यहां हमारे श्री गीता भवन के अंदर सुबह एक प्रभात शाखा लगती है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, यहां शाखा लगी हुई थी और उसी के बीच गोलों की जो है भरमार वहां से गोले आने लगे और एक के बाद एक गोले जो है वो शहर के बीच जो हमारी पब्लिक है उसके बीचों बीच जो है वो गिरने लगे। और उसी के दौरान यहां श्री गीता भवन के बिल्कुल नजदीक 3 घरों पर गोले गिरे और गीता भवन का जो मेन हाल है, मुख्य हाल है, जो अभी आपने बताया है, उसके ऊपर जो गोला लगा उसके कारण पूरे शहर के अंदर जो है एक दहशत का माहौल बन गया, जिसके कारण आपने देखा होगा कि यहाँ 25 mm का जो सरिया था वो सरिया, उसके जो स्प्लेंडर लगने से वो सरिया जो है वो कट गया, दीवारें जो है वो छलनी हो गई। लगभग 7 जो है 2000 की 7 टैंकियां थी जो पानी की, वो टैंकियां जो है वो छलनी हो गई हैं। लेकिन ये श्री गीता भवन भगवान कृष्ण जी का जो है वो मुख्य मंदिर है और उसी के कारण हम सोचते हैं भगवान की अपार कृपा रही, कोई हमारा जानी नुकसान जो है वो गीता भवन में नहीं हुआ। और इसके साथ यहाँ पर गिरने के तुरंत बाद जो है यहाँ पर एक गुरुद्वारा साहब है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा जो है गोला गिरा, यहाँ 2 मस्जिदों पर जो है वो गोले गिरे और उसी के इस दहशत के कारण और स्प्लेंडर के कारण पुंछ के अंदर बहुत बड़ी कैजुअल्टी हुई है। लोगों के अंदर बहुत बड़ा दहशत का माहौल है, क्योंकि इससे पहले 65 और 71 में हमने सुना था कि जो जंगें हुई हमने देखी नहीं, लेकिन उसके अंदर
इतनी बर्बरता जो है पाकिस्तान की तरफ से नहीं देखी गई कि शहर के अंदर गोले गिराए गए, लेकिन इस बार सीधा सीधा जो है मेन आम पब्लिक को जो है वो टारगेट किया गया, जिसके कारण हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ। लोग बहुत बड़ी दहशत के अंदर हैं। फिर भी राष्ट्रवादी लोग होने के कारण यहाँ सीमा पर डटे हुए हैं और लोगों ने यह ठान लिया है कि जीना मरना हमारा यही है, जितने मर्जी जो है वो पाकिस्तान गोले गिराए। लेकिन ये जो क्षति हुई है ये जो है अस्मरणीय है और इसकी जो है वो भरपाई जो है वो बहुत मुश्किल है, परंतु जो राष्ट्रवादी शक्तियां हैं यहाँ पर वो निडरता से यहाँ पर खड़ी हैं। आपको लगता है कि भारतीय सेना सही जवाब दे रही है? हाँ, भारतीय सेना बिल्कुल सही जवाब दे रही है, लेकिन हमें अपनी भारतीय सेना पर गर्व है और हमें यह विश्वास है कि जिस प्रकार का अमानवीय व्यवहार पाकिस्तान की सेना ने किया है आम पब्लिक पर जो है गोले दाग करके, हमारी सेना इस प्रकार का अमानवीय व्यवहार कभी नहीं करती। वो वहां से जहां से गोला आता है या यहाँ पर उनके टेररिस्ट कैंप है उन्हीं को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने जो है एक अमानवीय व्यवहार दिखाते हुए आम पब्लिक को है जो टारगेट किया है। छोटे छोटे बच्चे, जो 7 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा जो अपने आंगन में पढ़ रहा था उसको आकर के उस मृत्यु का घास बना, ये उनकी एक बहुत बड़ी अमानवीय जो है घटना है। बहुत बहुत शुक्रिया खेत्रपाल जी। आप लोग संयम बनाए रखें और जाहिर सी बात है कि अपने आप को सुरक्षित जगहों पर भी रखें। और एक बार फिर आप अंदाज़ा लगाइए कि कितने पावरफुल गोले दागे जा रहे हैं। लेकिन अगर पिछले हम 7-8 घंटों की बात करें तो पाकिस्तान शायद भारी दबाव में है और जिस तरह से यहाँ के लोग हिम्मत के साथ पाकिस्तान को जवाब दे रहे हैं उससे भी ये लगता है कि उसके जो नापाक इरादे थे उनमें कहीं गिरावट आई है। लेकिन बड़ी बात क्या है, धार्मिक स्थल नहीं छोड़े, लोगों के व्यापार नहीं छोड़े, अस्पताल नहीं छोड़े, बच्चे नहीं छोड़े, महिलाओं को नहीं बख्शा। आखिरकार अगर टकराना है तो भारतीय सेना से टकराइए, कम भारतीय आवाम भी नहीं है। आप जितना जुल्म करेंगे, चाहे वो पहलगाम का हो चाहे वो पुंछ का हो, आपको भारत की तरफ से हर जवाब मिलेगा। ये हर हिंदुस्तानी अपनी जुबान से खुद कह रहा है और शायद पाकिस्तान की नापाक हरकतों ने ही भारत को एक बार फिर अपने एक साथ होकर आतंक के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया है। कैमरामैन मनीष उनियाल के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, पुंछ। तो देखिए, लोग कह रहे हैं पुंछ में आम नागरिकों पर पहली बार इस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग की जा रही है। पाकिस्तान की कायराना हरकत के बाद पुंछ के लोगों में आक्रोश जबरदस्त है। पाकिस्तान की तरफ से जम्मू में जबरदस्त शेलिंग की गई है और उसके नुकसान और तबाही के निशान अब पुंछ के बाजार में नजर आ रहे हैं। मैं इस वक्त पुंछ के बस अड्डे पर मौजूद हूं जहां पर कल 2 बार रॉकेट से अटैक किया गया। सुबह सवेरे ये अटैक हुआ और जो ये बसें आप मेरे पीछे टूटी हुई देख रहे हैं, दोनों बसें रात को इसी तरह से खड़ी थी और इनके पूरी तरह से जो है वो परखच्चे उड़ गए। एक बस पूरी तरह से डैमेज है, उसके टायर से लेकर सीटों से लेकर ऊपर तक कांच सब कुछ टूटा हुआ है। और ये जो पीछे खड्डे पड़े हुए बताए जाते हैं, कहते हैं कि शेलिंग लगने के कारण सड़क पर गड्ढा हो गया और उस गड्ढे के साथ जो स्प्लिंटर लगे हैं वो स्प्लिंटर देखिए कांच पर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। बॉम्ब धमाका जब भी होता है, जब भी शेल गिरता है, उसके विस्फोट के साथ ही बहुत सारे स्प्लिंटर निकलते हैं और उस स्प्लिंटर किसी गोली से कम नहीं होते हैं। उन्होंने जिस तरह से बसेस की बॉडीज को चीरते हुए और कांच को तोड़ते हुए अंदर तक गए हैं, ये बेहद घातक होते हैं। जहां ये बड़े वाली बस खड़ी है, इसके पीछे एक पब्लिक टॉयलेट था और उसमें जो कर्मचारी मौजूद था वो जख्मी हुआ है, उसको जम्मू शिफ्ट किया गया है। लोग यहाँ इस पूरे हालात को देखने पहुंच रहे हैं। गुरमीत सिंह जी हमारे साथ हैं। गुरमीत जी, ये कब हुआ और आपको पहली बार कब पता चला? सुबह 8-9 बजे बहुत शेलिंग हुई, हैवी शेलिंग हुई। पहली बार हमने देखा कि पाकिस्तान ने पुंछ सिटी पर इतना अटैक किया। हज़ारों गोले गुरुद्वारे के पास पड़े, गोले इधर बस स्टैंड में पड़ा, वहाँ ब्लास्ट हुआ और यहाँ पर 18-20 गाड़ियाँ खड़ी थी। टोटल लॉस, क्रेन डाल के उनको लेके गए। भारी तबाही हुई है शमशान घाट के पास, किले के पास छत गिरे हैं, गुरुद्वारे के पास मकान गिरा है और 3 हमारे नौजवान जो शहीद हुए। एक सैनिक था, एक्स सर्विसमैन, एक रागी था अमरीक सिंह, एक अमरजीत सिंह था, वो उनकी डेथ हुई है तीनों की। बहुत भयंकर उन्होंने पाकिस्तान वालों ने की फायरिंग। पहली बार हमने देखा, पहली बार। इससे पहले कभी नहीं देखा इन्हीं भयंकर शेलिंग कभी नहीं देखी। पूरी सिटी में उन्होंने फायरिंग की, पूरी सिटी में। ये पहली बार हमने देखा, इससे पहले कभी नहीं। और कितनी जगह पर नुकसान हुआ है यहाँ पर? कम से कम 50 जगह
हॉस्पिटल के पास गिरे हैं, गुरुद्वारे के पास जहाँ पर एक डेथ हुई है, एक सिंडिकेट के पास पड़ा है, उसके पास ही एक घर है, ममडन का घर है, उसके छत पे पड़ा है। भयंकर आग लगी कल, पूरा दिन शेलिंग होती रही, पूरा दिन। आप लोग कहाँ थे जब ये शेलिंग हो रही थी? बिल्कुल घर पे थे, घर पे थे। और जब कैजुअलिटी हुई हॉस्पिटल में थे, लोगों को ले जा रहे थे एम्बुलेंसों में, उनकी देखभाल कर रहे थे, उनको ले जा रहे थे जब तो स्ट्रेचर में डाल के ले जा रहे थे। हमने उनकी सेवा की है, जितने भी थे। यहाँ आसपास कितने लोग इस अटैक में जो है वो जख्मी हुए थे? तकरीबन 28 लोग, 12 की कैजुअलिटी है जो लिस्ट में है। अभी गांव में कितने हुए वो अभी तक पता नहीं किसी को भी। जब यहाँ पर शेल गिरा आकर तो लोग यहाँ मौजूद नहीं थे? बिल्कुल नहीं थे, बिल्कुल बस स्टैंड खाली था और बसें टोटल लॉस हो गई। 12-15 बसें थी टोटल लॉस। बाकी बसों को यहाँ से हटा दिया गया? बिल्कुल, कल शाम को ही 12:30 पौने 1 शेलिंग बंद हो गई, उसके बाद हटा दिया गया सब। उसके बाद तो नहीं शेलिंग हुई? आज रात से तो हम भी हैं, हमने भी नहीं देखी। 12:30 पौने 1 से शेलिंग हुई ही नहीं, बिल्कुल बंद हो गई। कितने घंटे लगातार गोले गिरे होंगे? 12:30 शुरू हुई तो दिन के 12:30 तक शेलिंग होती रही, पूरे 12 घंटे। घरों में आप डरे सहमे हुए थे? लोग घरों से निकले ही नहीं। 80% पुंछ खाली हो गया, 80% पूरा पुंछ खाली है। इससे पहले कभी आपने इस तरह का माहौल देखा था पाकिस्तान की तरफ से हुआ वो पुंछ में? नहीं देखा है, इससे पहले कभी नहीं देखा। मैंने उनसे कतर का जंग देखा, इतनी ये शेलिंग नहीं देखी हमने इधर। ये पुंछ में ये पहला चांस है, ये यहाँ देखा हमने। बहुत शेलिंग यहाँ की है पाकिस्तान वाला ने यहाँ। इससे कतर की जंग में भी इतनी नहीं हुई? नहीं हुई, कतर की जंग में इतना नहीं हुआ जितना आज हुआ ये। इससे पहले कभी नहीं हुआ ये पहली बार हमने यहाँ देखा है। इतनी शेलिंग देखी, इतनी दुनिया यहाँ कुछ इनकी हुई है यहाँ। अकरा स्कूल के पास देखो 2 बच्चे मार गए वहाँ शेलिंग से। इससे पहले कभी नहीं देखा मैंने कतर का जंग भी देखा हुआ है। जो लास्ट इन्होंने इस बार किया है, इससे पहले कभी नहीं इन्होंने किया था। इस बार बहुत नुकसान इन्होंने किया है पाकिस्तान वालों ने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रशीद है। रशीद जी, आप लोग भी इनको सबको देखते रहते होंगे? बिल्कुल देखते हैं। इससे पहले आपने कभी देखा कि पाकिस्तान की तरफ से हैवी शेलिंग हुआ हो? ये सिविलों पे की उन्होंने फायरिंग, सिविलों पे की उन्होंने फायरिंग। जब भी देखा उन्होंने कि सुबह 12:30 रात को 12:30 बजे से लेके दिन के 12:30 तक उन्होंने शेलिंग की। उनको हम लांत भेजते हैं। सिविल लोगों में कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। बेनिहत्ते लोग मरते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा। अगर हमारे ने कुछ किया, मिलिटेंटों पे किया। उन्होंने मिलिटेंटों पे नहीं किया, उन्होंने सिविल लोगों पे किया। लांत भेजते हैं हम उस पाकिस्तान को, लांत भेजते हैं उनकी आर्मी को जिन्होंने ऐसा काम किया। ये देखो, ये गरीब लोग, ये आधा जो पुंछ है वो खाली हो चुका है अभी तक। भड़कावे में, डर डरावे में, ऐसा थोड़ा होना चाहिए। इससे पहले कभी आपने सुना या देखा हो जब पुंछ खाली हुआ हो? कभी भी नहीं हुआ ही नहीं कभी। ये नहीं है क्या हिंदुओं पे अटैक किया, मुसलमानों पे भी अटैक किया। आप जब पब्लिक में करते हैं तो सब लोग आते हैं बीच, सब लोग इस टाइम परेशान हैं, दुखी हैं। पुंछ में तो सभी हिंदू, सिख और मुस्लिम बड़े भाईचारे के साथ भाईचारे से रह रहे हैं। एकता हमारा धर्म है, सब काम है। अगर कोई भी हॉस्पिटल में रहा, जैसे ये बाजी कह रहे हैं, हॉस्पिटल में हमारे लोग तैनात थे, देख रहे थे कोई आ रहा है, उसको देखना है, ब्लड चाहिए या कुछ चाहिए, 24 घंटे हाजिर थे वहाँ पे हमारे लोग। आपको लगता है कि भारत की तरफ से जो टेररिस्ट कैंप्स पर, जो उनके ठिकानों पर हमले किए गए, वो ठीक है एकदम? अगर उन्होंने सही किए तो बिल्कुल ठीक है, करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? अटैक करना चाहिए उन पे। उनको क्यों माफ करना है? कोई बर्दाश्त का हमारे पास वो मादा नहीं है कि उनको माफ करें। क्यों माफ करें उनको? मैं तो कहता हूं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। रशीद साहब क्या कह रहे हैं? मैंने बोला कि पाकिस्तान ने जो किया वो गलत किया। ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये उन्होंने यहाँ सिविल पब्लिक को उन्होंने मरवाया है। ये क्यों मरवाया उन्होंने सिविल पब्लिक ने? टाकरा तो उन फौज के साथ था ना, उनको फौज के साथ उन्होंने करना था। सिटी में उन्होंने गोले नहीं डालने थे इन्होंने। ये सबसे भारी उन्होंने ये गलत किया है। ये ऐसे हम नहीं ये चाहते कि सिटी में वो गोले डालें, सिटी में हमारी पब्लिक मरे यहाँ। ये उन्होंने बहुत गलत किया। ये उन्होंने बहुत गलत किया है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब
सेना से सेना की जंग थी और कार्रवाई पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ हुई थी, तो उसका सबका नजला, उसका गुस्सा आम पब्लिक पर क्यों निकाला गया? और ऐसी पब्लिक पर जो पुंछ में मुद्दतों से एक साथ भाईचारे के साथ रह रही है, उनको इस तरह से शेलिंग का शिकार क्यों बनाया गया? ये सामने आप देख रखे हैं जहां लिखा हुआ है J&K RTC पुंछ बुकिंग ऑफिस, उसके नीचे देख सकते हैं आप स्प्लिंटर लगे हुए हैं। एक शेल बिल्कुल उस दीवार के साथ टकराया है और एक ये जो गड्ढा हुआ है, कहते हैं कि सरदार साहब अभी बता रहे थे कि यहां पर एक शेल गिरा जिसका इंपैक्ट इन बसेस पर आया। बाकी जो यहां बसेस खड़ी थी अड्डे के अंदर, वो सब भी डैमेज हुई हैं। दुकानों के शटर्स पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से स्प्लिंटर लगे हुए हैं, उसमें सुराग हैं, ऐसे लगता है जैसे फायरिंग की गई हो उसके ऊपर। लेकिन जब भी कोई शेल गिरता है, उससे निकलने वाले जो स्प्लिंटर्स हैं वो जहां भी जाते हैं, वो किसी गोली से भी दुगनी रफ्तार से, स्पीड से जाते हुए जो है वो आदमी को जख्मी करते हैं, नुकसान करते हैं, उसको जो है वो मौत के घाट तक पहुंचा देते हैं। भी जख्मी होते हैं उन लोगों को यहां से तुरंत नज़दीक के अस्पतालों में ले जाया गया, कुछ जम्मू रेफर किए गए हैं, उनको बाहर भेजा गया है। और ये देखिए जो पब्लिक टॉयलेट्स है उसकी भी दीवार पर आप ये निशान देख सकते हैं, किस तरह से स्प्लिंटर शेल के लगने के बाद जो है वो दीवार में सुराख हो गए। कंक्रीट की वॉल है, लेकिन बावजूद उसके जो है वो उसको डैमेज किया गया है। और बसेस का हाल तो आपने देख ही लिया। तो ये जम्मू की एक एक तस्वीर हम एबीपी न्यूज़ पर आपको दिखा रहे हैं, उन यहाँ के लोगों के दिल का हाल आपको बता रहे हैं कि किस तरह पहली बार, लोग कहते हैं कि 1971 की जंग भी उन्होंने देखी है, उसमें भी इस तरह का बर्ताव नहीं किया गया था, आम नागरिकों को कभी भी निशाना नहीं बनाया गया। लेकिन इस बार जब टेररिस्ट कैंप पर और टेररिस्टों के अड्डों पर, टेररिस्ट की जो फैक्ट्री थी पाकिस्तान में, उस पर इंडियन एयरफोर्स का अटैक हुआ, तो उसके बाद यहां आम लोगों को पाकिस्तान की सेना की तरफ से शेलिंग से निशाना बनाया गया, जिसमें अब तक 12 लोगों की जान गई है और इससे तकरीबन दुगने जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।